हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स भौतिकी के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अंतिम टॉपिक, अंतिम वीडियो नहीं, अंतिम टॉपिक एनसीईआरटी सिलेबस का को डिस्कस करने जा रहा हूँ। भाग 11 में, पार्ट 11 में, जिसका टॉपिक है बीमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले डिस्कस किया जाए बीमीय विश्लेषण के बारे में तथा उसके बाद बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। बीमीय विश्लेषण बीमीय विश्लेषण इस सिद्धांत पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि हम अगर दो राशियों को संकलित करते हैं, जोड़ते हैं या उसे व्यकलित करते हैं, घटाते हैं, तो वह राशियां समान नेचर की होनी चाहिए, समान स्वभाव की होनी चाहिए। अर्थात समान स्वभाव या समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, संकलित किया जा सकता है, या समान राशियों को ही एक दूसरे में से घटाया जा सकता है या विकलित किया जा सकता है। जैसे बल को वेग के साथ संकलित नहीं किया जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार ताप से टेम्परेचर, ताप एक राशि है, अदिश राशि है, भौतिक राशि है। तो ताप में से हम विद्युत धारा, दूसरी भौतिक राशि जो अलग नेचर की है, उसको व्यकलित नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। अर्थात बीमीय विश्लेषण इस सिद्धांत पर या इस तथ्य पर आधारित है कि दो समान राशियों को ही संकलित किया जा सकता है या व्यकलित, घटाया जा सकता है। राइट डाउन डायमेंशनल इक्वेशन। बीमीय विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य फैक्ट पर आधारित है कि दो समान राशियों को संकलित अर्थात जोड़ा जा सकता है, को संकलित, जोड़ना या व्यकलित घटाना। तो बीमीय विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित है कि दो समान राशियों को ही संकलित या व्यकलित किया जा सकता है, व्यकलित किया जा सकता है। अगर दो भिन्न भिन्न लंबाइयां हैं, उनको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। दो अलग अलग ताप है, उन्हें टेम्परेचर्स हैं अलग अलग। एक मान लिया 50 डिग्री ताप है, θ1, दूसरा θ2 20 डिग्री है। तो इन दोनों तापों को संकलित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। अगर दोनों तापों को जोड़ेंगे तो θ1 प्लस θ2, 50 डिग्री सी प्लस 20 डिग्री सी बराबर 70 डिग्री सी। अगर 50 डिग्री सी में से 20 डिग्री सी को घटाया जाएगा, अर्थात 50 डिग्री सी माइनस 20 डिग्री सी, तो 30 डिग्री सी आएगा। तो दो समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, संकलित किया जा सकता है या व्यकलित किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो बीमीय विश्लेषण इस तथ्य पर, इस सिद्धांत पर ही आधारित है।
अब बीमीय विश्लेषण के नॉलेज से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो बीमीय विश्लेषण का नॉलेज से, ज्ञान से, बीमीय विश्लेषण का कंप्लीट नॉलेज से हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध या भौतिक सूत्रों या भौतिक समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन कर सकते हैं। बीमीय विश्लेषण के कंप्लीट ज्ञान से, पूर्ण जानकारी से, बीमीय विश्लेषण की पूर्ण जानकारी से हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच भौतिक सूत्रों को या भौतिक समीकरणों को डिराइव कर सकते हैं। भौतिक सूत्रों या समीकरणों का निगमन किया जा सकता है, या विभिन्न भौतिक समीकरणों या सूत्रों के सत्यता की जांच या भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता की जांच, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, बीमीय संगतता को अंग्रेजी में कहा जाता है। तो बीमीय संगतता, भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता की जांच भी किया जा सकता है कि भौतिक समीकरण बीमीय ढंग से सही है कि नहीं, दोनों पक्षों में समान मूल राशियों के घात, दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं कि नहीं। तो यह सभी बीमीय विश्लेषण की पूर्ण जानकारी के द्वारा ही संभव हो पाती है। अब देखा जाए कि बीमीय विश्लेषण के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, अर्थात बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो इसमें हेडिंग दीजिए, बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनुप्रयोग 1, बीमीय भौतिक समीकरणों के बीमीय भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता या बीमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, बीमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी अंग्रेजी में कहा जाता है, कंसिस्टेंसी की जांच करना की जांच, या इसे कहा जा सकता है भौतिक समीकरणों या भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच करना। बीमीय ढंग से यह जांचा जा सकता है कि वह भौतिक सूत्र, दिया गया भौतिक सूत्र बीमीय ढंग से सही है या नहीं। और बीमीय ढंग से सही होने का अर्थ है कि बाएं पक्ष में जो राशि उपस्थित है तो उसका बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण, बीमीय सूत्र तथा दाएं पक्ष में उपस्थित भौतिक राशि का बीमीय सूत्र या बीमाएं बराबर हैं या नहीं। तो यह आधारित होगा बीमीय समघातता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पर बेस्ड है बीमीय भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता की जांच। तो पहला अनुप्रयोग है बीमीय विश्लेषण का, भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की जांच करना या भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच करना। बीमीय ढंग से भौतिक सूत्र सही है या नहीं, जांच करना। भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच केवल हम जांच कर सकते हैं कि भौतिक सूत्र की बीमा समान है या नहीं। भौतिक सूत्र सही है इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र E=12 mv²। तो इस समीकरण के इस सूत्र के दोनों पक्षों में उपस्थित राशियों का बीमीय सूत्र लिख करके, बीमाएँ लेकर के तथा पुनः बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग कर हम यह जांचने में सफल तो हो जाएंगे कि बाएं पक्ष में उपस्थित राशि का बीमा की बीमाएँ तथा दाएं पक्ष में उपस्थित भौतिक राशियों की बीमाएँ समान है। लेकिन अगर सूत्र में E= कोई सूत्र दिया रहे E=2/5 mv², तो
उसको भी बीमीय ढंग से जांचने पर सेम रिजल्ट आएगा। माने बाएं पक्ष का बीमाएँ, बाएं पक्ष की बीमाएँ तथा दाएं पक्ष की बीमाएँ वहाँ भी समान हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम फिर बीमीय विश्लेषण की यह सीमा है कि संख्यात्मक मान जैसे 1/2 है, 3/5 है, त्रिकोणमितीय फलनों sin x cos x, लघुगणितीय फलनों log x, चरघातांकी फलनों चरघातांकी फलन e⁻x, शुद्ध संख्याओं जैसे 2 है, 3 है, पाई है 22/7 या 3.14, इन सभी बीमाओं को हम प्राप्त नहीं करते हैं। ये सभी बीमाहीन हैं। इसे जिस भौतिक समीकरण में या तो संख्यात्मक मान 2π हो उपस्थित हो, या फिर sin x उपस्थित हो, cos हो, log हो, e⁻x है, तो उस समीकरण में उपस्थित इन चीज़ों को, चूँकि ये बीमाहीन है, तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो E = ½ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र तो हम जांच सकते हैं, और E = 3/5 mv² होगा तो उसका भी सेम रिजल्ट होगा। दोनों पक्षों की बीमाएँ समान होगी, लेकिन बीमीय विधि से यह डिस्टिंग्विश करना कठिन है कि कौन सा सूत्र सही है, E = ½ mv² या E = 3/5 mv²। चूँकि बीमीय ढंग से दोनों ही सही है, लेकिन फॉर्मूला E = गतिज ऊर्जा का सूत्र है, E = ½ mv² ही सही है। तो बीमीय ढंग से हम भौतिक नियतांकों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला अनुप्रयोग है बीमीय विश्लेषण का, भौतिक समीकरणों की बीमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की जांच करना या भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बीमीय समघातता का सिद्धांत पर आधारित है। यह बीमीय समघातता सिद्धांत पर आधारित है, इसे आप लोग नोट करें। यह बीमीय समघातता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, बीमीय समघातता सिद्धांत पर आधारित है। क्या चीज़? भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता या भौतिक सूत्रों के या भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना बीमीय विधि द्वारा, बीमीय विश्लेषण द्वारा। तो यह बीमीय समघातता सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यह बीमीय समघातता सिद्धांत पर आधारित है। अब बीमीय समघातता सिद्धांत क्या है, इसे भी आप नोट करें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, बीमीय समघातता सिद्धांत एक डायमेंशन बीमीय विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बीमीय समघातता सिद्धांत। और यह बीमीय समघातता सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण या भौतिक सूत्र, किसी भौतिक समीकरण या भौतिक सूत्र के दोनों पक्षों, मतलब बायां पक्ष एवं दायां पक्ष, LHS एवं RHS, दोनों पक्षों में उपस्थित समान मूल राशियों के घात दोनों ओर, मतलब दोनों ओर के घात, बाएं पक्ष के और दायां पक्ष के, वह बराबर होता है। दोनों पक्षों में उपस्थित समान मूल राशियों के घात दोनों ओर समान होता है। समान मूल राशियों के घात बराबर होते हैं। मूल राशियों के घात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी सिद्धांत का उपयोग कर, इसे बीमीय समघातता सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत का उपयोग कर हम भौतिक सूत्रों या भौतिक समीकरणों के बीमीय संगतता, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या भौतिक सूत्रों की सत्यता यथार्थ है कि नहीं वो भौतिक सूत्र बीमीय ढंग से, उसकी जांच कर सकते हैं। फॉर्मूला करेक्ट है, इसकी जांच नहीं हो सकता है, लेकिन बीमीय ढंग से करेक्ट है, इसकी जांच जरूर हो सकता है। अब बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग कर किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संगतता की जांच को एक भौतिक समीकरण के उदाहरण द्वारा उसके बीमीय संगतता की जांच को देखा जा सकता है। तो भौतिक समीकरण गति का समीकरण है, S = ut + ½ at²। S = ut + ½ at²
जो सरल रेखीय गति में किसी कण या पिंड द्वारा t समय में तय की गई कुल दूरी s के लिए एक भौतिक समीकरण है या भौतिक सूत्र है। तो s = ut + ½ at² की जांच बीमीय विश्लेषण या बीमीय विधि द्वारा करना, की जांच बीमीय विधि द्वारा या बीमीय विश्लेषण द्वारा बीमीय समघातता का उपयोग कर किया जा सकता है। बीमीय विश्लेषण के द्वारा बीमीय विश्लेषण पर आधारित अब इसके लिए बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग करना होगा। तो बायां पक्ष में जो राशि उपस्थित है, तो बायां पक्ष तथा दायां पक्ष में प्रत्येक राशि को बीमीय समीकरण के रूप में लिखना होगा। अब जैसे s दूरी है तो इसका बीमीय समीकरण हो जाएगा s अंडर ब्रैकेट किसी भी भौतिक राशि के संकेत को जब उसके बीमीय सूत्र के बराबर कर दिया जाता है तो उस राशि का बीमीय समीकरण प्राप्त होता है। तो दूरी s का संकेत है s। s को अगर अंडर ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट या गुरु कोष्ठक के अंदर रखा जाएगा तो s का बीमीय समीकरण प्राप्त होगा। तो पहले LHS का वाम पक्ष का बीमीय समीकरण, तो वाम पक्ष में s है, दूरी है, वाम पक्ष अंडर ब्रैकेट एक ही टर्म है s, तो s का बीमीय समीकरण हो जाएगा दूरी का कितना l अंडर ब्रैकेट, दूरी का बीमीय संकेत होता है l, कैपिटल L अंडर ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ के अंदर। बीमा को प्रदर्शित करने के लिए बड़ा कोष्ठ या गुरु कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो वाम पक्ष का बीमीय समीकरण हो गया l अंडर ब्रैकेट। अब l का जो बीमा है वह 1 है यहाँ पर। अब दाएं पक्ष में भी मूल राशि जो l प्राप्त होगी उसका भी घात 1 ही होना चाहिए, तब जाकर के यह समीकरण s = ut + ½ at² की जांच वह बीमीय विधि द्वारा बीमीय विश्लेषण के आधार पर यह समीकरण सही होगा। अब वाम पक्ष का बीमीय समीकरण प्राप्त करने के बाद जो कि l अंडर ब्रैकेट, अब दाएं पक्ष का RHS का, तो दाएं पक्ष का बीमीय समीकरण, तो दाएं पक्ष में जो भी टर्म है u है, t है, a है, t² है, u प्रारंभिक चाल है, t समय है, a त्वरण है, तो इसमें प्रत्येक पद की प्रत्येक राशि को बीमीय समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो u प्रारंभिक वेग का संकेत u है, तो इसको अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका बीमीय समीकरण होगा। t को अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे, को अंडर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो उसका बीमीय समीकरण होगा। तो u प्रत्येक पद को बीमीय समीकरण के रूप में लिखना होगा। u का संकेत चाल का संकेत u है, समय का t है, 1/2, जैसा कि पहले मैंने बताया कि संख्यात्मक मान की कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन है, 1/2 को छोड़ देंगे। फिर सेकेंड टर्म में त्वरण उपस्थित है तो त्वरण का बीमीय समीकरण, अब फिर t² समय है, उसका घात 2 है, उसका बीमीय समीकरण। तो u का बीमीय समीकरण कितना होता है, u का प्रारंभिक चाल का बीमीय सूत्र LT - 1 अंडर ब्रैकेट, समय का t, स्मॉल t का कैपिटल T, समय का बीमीय संकेत कैपिटल T अंडर ब्रैकेट, द्रव्यमान का बीमीय संकेत अंडर ब्रैकेट m कैपिटल M, लंबाई का बीमीय संकेत अंडर ब्रैकेट L, ताप का बीमीय संकेत अंडर ब्रैकेट K केल्विन, विद्युत धारा का बीमीय संकेत कैपिटल A अंडर ब्रैकेट एम्पियर, या विद्युत धारा का संकेत कैपिटल I भी होता है या स्मॉल i भी होता है, लेकिन बीमीय संकेत में कैपिटल का बिग लेटर का बड़े अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा का बीमीय संकेत होगा अंडर ब्रैकेट कैपिटल A या अंडर ब्रैकेट कैपिटल I। तो अब यहाँ पर u का बीमीय समीकरण हो गया LT - 1, फिर t समय का हो गया अंडर ब्रैकेट t बीमीय संकेत प्लस a, फिर सेकेंड टर्म में a है त्वरण LT - 2 त्वरण का बीमीय सूत्र, और t² अंडर t² दैट इज समय का बीमीय संकेत कैपिटल T का पावर 2। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में LT - 1 और यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में t का पावर 1 है। दोनों ब्रैकेट में उपस्थित मूल राशियों के संकेतों को एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। LT - 1 + 1 दैट इज t - 1 + 1 t टू द पावर 0 हो जाएगा, t का पावर 0, और फिर यहाँ पर भी LT - 2 और सेकेंड ब्रैकेट में t का पावर 2 है। तो इन दोनों को अब एक ब्रैकेट में, दोनों मूल राशियों को जो अलग अलग ब्रैकेट में उपस्थित हैं उनको एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो LT - 2 + 2 t - 2 दैट इज t का पावर 0, फिर LT पावर 0, t का पावर 0 1 हो गया, फिर t का पावर 0 1, बीमाहीन कोई बीमा नहीं है। t का पावर 0 माने बीमा शून्य है, तो केवल बची है फर्स्ट टर्म में l और सेकेंड टर्म में भी l, l + l 2l, l + l दैट इज 2l, सेम टर्म है 2l
लेकिन हमको अब यहाँ पर 2 से मतलब नहीं है, जो संख्यात्मक मान गुणक 2 से हमको मतलब नहीं है, हमको एल का घात से मतलब है, एल का बीमा से मतलब है। तो यहाँ भी एल की दाएं पक्ष में भी एल की बीमा कितनी है, एल का घात कितना है, 1 ही है। अब बाम पक्ष में भी LHS में भी एल का घात कितना है, 1 है। तो इसलिए बाम पक्ष इक्वल टू ये दाएं पक्ष की बीमा हो गया, ये दायां पक्ष की बीमाएँ हो गई, दायां पक्ष की बीमा RHS का बीमा 2 दैट इज 2L अंडर ब्रैकेट दैट इज 2L टू द पावर 1। LHS में भी L का पावर 1 है। तो देयरफॉर यह समीकरण S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि सरल रेखीय गति का समीकरण है, वह बीमीय ढंग से सही है। इसके बीमीय संगतता की जांच हो जाती है बीमीय विधि द्वारा। अगर दोनों पक्षों में उपस्थित मूल राशियों की बीमाएँ समान नहीं होती तो बीमीय समघातता सिद्धांत का उल्लंघन होता और तब यह समीकरण बीमीय ढंग से सही नहीं होता। तो केवल हम बीमीय ढंग की से इसकी भौतिक सूत्रों को हम बीमीय ढंग से केवल जांच सकते हैं कि बीमीय ढंग से सही है कि नहीं। फॉर्मूला करेक्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ पर 1/2 की जगह 1/4 भी कर दिया जाए, S इक्वल टू UT प्लस 1/4 AT स्क्वायर, तो भी दोनों तो पर भी यह सूत्र बीमीय ढंग से तो सही होगा, लेकिन सूत्र इनकरेक्ट होगा, सूत्र सही नहीं होगा, लेकिन बीमीय ढंग से सही हो जाएगा। तो बीमीय विधि द्वारा हम नियतांकों का जो मान है, संख्यात्मक मान, उसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। केवल इसको जांचा जा सकता है कि बीमीय ढंग से उसकी दोनों ओर की बीमाएँ समान है तो बीमीय ढंग से सही है। फॉर्मूला सही है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल बीमीय ढंग से बीमीय संगतता की जांच हो जाएगी कि दोनों किसी समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित भौतिक राशियों के घात समान है, इतना ही होगा केवल। इस प्रकार यह समीकरण बीमीय ढंग से सही है, क्योंकि LHS बायां पक्ष अंडर ब्रैकेट बायां पक्ष इक्वल टू LHS अंडर ब्रैकेट बायां पक्ष की बीमा इक्वल टू दायां पक्ष की बीमा। इसलिए भौतिक समीकरण, यह जो भौतिक समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वह बीमीय ढंग से सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। बीमीय संगतता की जांच हो जाती है इस समीकरण का। इसलिए सूत्र लिखा जाएगा रिजल्ट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो सरल रेखीय गति का समीकरण है, वह बीमीय ढंग से सही है। इसकी बीमीय संगतता की जांच हो गई, करेक्ट है। यथार्थता की जांच हो गई, बीमीय ढंग से सही है, बीमीय ढंग से सही है। इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया बीमीय विश्लेषण का पहला उपयोग, जिसमें भौतिक सूत्रों के यथार्थता की जांच बीमीय विधि द्वारा किया गया, या भौतिक समीकरणों की बीमीय संगतता की जांच किया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बीमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग 2, एप्लीकेशन नंबर 2। एक पद्धति के मात्रक के संख्यात्मक मान को दूसरे पद्धति के मात्रकों में या दूसरे पद्धति के मात्रकों के संख्यात्मक मानों में परिवर्तित करना। बीमीय विश्लेषण का उपयोग कर किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में मात्रक का संख्यात्मक मान दिया है तो उसे दूसरी पद्धति के मात्रक का संख्यात्मक मान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके लिए एक परिवर्तन सूत्र का हम उपयोग करेंगे, और वह परिवर्तन सूत्र इस बात पर आधारित है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सकता है उसका संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल के रूप में। अर्थात कोई भौतिक राशि एनी फिजिकल क्वांटिटी में दोनों चीज़ होना चाहिए। केवल संख्यात्मक मान ही रहे और मात्रक नहीं रहे तो यह पता नहीं चलेगा कि वह कौन सी राशि है, किस राशि का मापन किया जा रहा है। तो कोई भौतिक राशि को हम संख्यात्मक मान को अगर n मान लें, n न्यूमेरिकल वैल्यू है संख्यात्मक मान, तो केवल संख्यात्मक मान से ही काम नहीं चलेगा, मात्रक भी होना चाहिए। तो n गुना u संख्यात्मक मान तथा मात्रक दोनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है किसी भौतिक राशि को, और दोनों का गुणनफल n गुना u का गुणनफल, जहाँ n न्यूमेरिकल वैल्यू है संख्यात्मक मान है किसी पद्धति में, मात्रकों की किसी पद्धति में, तथा उस पद्धति में उस भौतिक राशि का मात्रक यूनिट, जिसे u संकेत से सूचित किया गया है। तो n इंटू u किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका है, संख्यात्मक मान गुना उसका मात्रक, और दोनों का गुणनफल किसी भी मात्रकों के किसी भी पद्धति में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कांस्टेंट होता है। मतलब ये कांस्टेंट होगा, नियत होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट नियत या नियतांक, यह नियत होता है।
अर्थात अगर एक पत्ती में संख्यात्मक मान हम मान लें किसी भौतिक राशि का n1 है, n गुना u किसी भी मात्रा की किसी भी पत्ती में कांस्टेंट होगा। अर्थात अगर दो पत्ती चूज किया जाए, एक पत्ती में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 है और उसका मात्रक u1 है, तो दोनों का गुणनफल n1 गुना u1, तथा दूसरी पत्ती में उसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 है तथा मात्रक कितना है u2 है। तो चूँकि संख्यात्मक मान किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान तथा उसका मात्रक की किसी भी पत्ती में नियत होता है, तो जितना पहली पद्धति में n1 संख्यात्मक मान है किसी भौतिक राशि का और मात्रक उसका u1 है, और दूसरी पत्ती में उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान जो हमें निकालना है, मालूम करना है, अगर n1 मालूम है तो तथा u2 दूसरी पत्ती में उसका मात्रक है, दोनों का मान n1 तथा u1 मात्रक भी अलग होगा, एक पत्ती में संख्यात्मक मान भी अलग होगा और दूसरी पत्ती में भी संख्यात्मक मान अलग होगा तथा मात्रक भी अलग होगा, लेकिन दोनों का गुणनफल नियत होगा मात्रकों की किसी भी पत्ती में। n गुना u इक्वल टू कांस्टेंट का यही अर्थ है। तो अब हम इसको व्यक्त कर सकते हैं n1 गुना u1 और लिखा जा सकता है n1। अब u1 मूल मात्रक के रूप में लिखा जा सकता है। u1 को द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीन राशियों का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो द्रव्यमान एक जनरल सूत्र हम प्राप्त करते हैं किसी भी भौतिक राशि के लिए। तो u1 को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान का विमीय संकेत m1 पहली पत्ती में और घात a ले लिया जाए, और लंबाई का विमीय संकेत L1 घात b हो गया, और समय को T1 c। तो u1 के जगह पर पहली पत्ती में, एक पत्ती में मूल मात्रक के जगह, मूल मात्रक मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय के मूल मात्रक के घातक के रूप में इसको व्यक्त किया गया। m1 का पावर a, L1 का पावर b, T1 का पावर c। यहाँ a, b तथा c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के विमीय संकेतों के घात हैं। इन्हें स्वेक्स घात भी कहा जाता है। ए बी सी को स्वेक्स घात भी कहा जा सकता है। ए बी सी के जगह पर m का घात p हो सकता है, l का घात q रखा जा सकता है, t का घात r रखा जा सकता है, या m का घात x रखा जा सकता है, लंबाई का, द्रव्यमान का घात x रखा जा सकता है, लंबाई का घात y रखा जा सकता है, समय का घात z रखा जा सकता है। तो n1 उन्हें m1 u1 की जगह m1 का पावर a, L1 का पावर b, T1 का पावर c, m1 का पावर a अंडर ब्रैकेट L1 का पावर b, T1 का पावर c इक्वल्स टू n2। दूसरी पत्ती में संख्यात्मक मान n2 है, और u2 के जगह पर दूसरी पत्ती में मूल मात्रा का संकेत m2 ले लिया जाए, घात a है, लंबाई का संकेत L2 ले लिया जाए, घात b है, समय का संकेत T2 है, घात c ले लिया जाए। तो दूसरी पत्ती में मूल मात्रा को व्यक्त किया गया द्रव्यमान, लंबाई, समय तथा समय के विमीय संकेतों के रूप में, उनके घातों के रूप में, स्वेक्स घातों के रूप में। ए, बी तथा सी क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के स्वेक्स घात हैं। तो अब हमको अगर n1 मालूम है तो एक परिवर्तन सूत्र इससे हमको मिल जाएगा। n1 इसलिए n2 दूसरी पत्ती में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, अगर पहली पत्ती में उस मात्रक का संख्यात्मक मान मालूम है तो n2 इक्वल टू n1 गुना m1 बाई m2। अब डिवाइड कर देंगे m2 का पावर a, L2 का पावर b, T2 का पावर c से दोनों ओर। तो n2 इक्वल टू हमें n2 मालूम हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 गुने m1 अपॉन m2 का पावर a, L1 अपॉन L2 का पावर b, T1 अपॉन T2 का पावर c। और इसे मान लिया जाए समीकरण नंबर, ये परिवर्तन सूत्र है, यह परिवर्तन सूत्र है, इसे हम समीकरण ए मान लेते हैं। समीकरण ए यह परिवर्तन सूत्र है, एक पत्ती के मात्रक को दूसरी पत्ती के मात्रक में परिवर्तन करने के लिए। n2 इक्वल टू n1 गुने अंडर ब्रैकेट m1 बाई m2 का पावर a, होल का पावर a है, L1 बाई L2 का पावर b, T1 बाई T2 का पावर c। अब ए बी सी मालूम कैसे होगा? तो ये जनरल फार्मूला हो गया, जनरल किसी भी राशि के लिए परिवर्तन सूत्र हो गया, कन्वर्सन फार्मूला। अब जो राशि दी हुई है, मान लिया कि किसी राशि का मान दिया हुआ है, संख्यात्मक मान, मात्रक भी है उसका, तो उसका विमीय समीकरण लिख करके, उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण या विमीय सूत्र लिख करके द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के घातों को मालूम किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक परिवर्तन देखें, एक पत्ती के मात्रक को दूसरी पत्ती में, कई उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें से वीडियो की समय की सीमा को देखते हुए एक उदाहरण मैं डिस्कस करता हूं। जैसे एग्जाम्पल हो गया उदाहरण में, पहला है 1 जूल को अर्ग में बदलना। 1 जूल कार्य का एसआई मात्रक है, एक संख्यात्मक मान है, n1 की जगह 1 है, और जूल कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक, और इसे सीजीएस मात्रक अर्ग में बदलना है। 1 जूल को अर्ग में बदलना, कई उदाहरण हो सकते हैं। अर्ग में बदलना, अब 1 जूल या तो क्लियर हो गया कि यह कौन सी राशि है, कार्य है या ऊर्जा है। संख्यात्मक मान n1 भी मालूम है, मात्रक मालूम है। तो अब ऊर्जा की जानकारी, ऊर्जा या
कार्य की जानकारी हो रही है हमें इस मान को देख करके और इसके मात्रक को देख करके। तो इसे अब हल किया जाए प्राप्त करने के लिए सॉल्यूशन इसका 1 जूल को अर्ग में बदलना है। कितना अर्ग होगा, मतलब एसआई मात्रक को, कार्य का एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक के रूप में परिवर्तित करना। एक पत्ती के मात्रक के संख्यात्मक मान को, जो कि N1 है, तो दूसरी पत्ती में N2 कितना होगा यह मालूम करना है बीमीय विश्लेषण के द्वारा, बीमीय विधि द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले अब कार्य जो भौतिक राशि है उसका कार्य का हम क्या लिखेंगे, बीमीय समीकरण लिखेंगे। तो कार्य का बीमीय समीकरण के लिए क्या होगा, कार्य का संकेत क्या होता है, W, कार्य अंडर ब्रैकेट का मतलब बीमीय समीकरण इसका लिखना है, W अंडर ब्रैकेट इक्वल टू, या कार्य का बीमीय सूत्र ml का पावर 2 T-2, और कार्य का संकेत को जो कि W है उसको उसके बीमीय सूत्र के बराबर कर दिए कार्य का, तो यह कार्य का बीमीय समीकरण हो गया। अब यहाँ से क्लियर होगा, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c इस जनरल इक्वेशन a में हमने ऑब्टेन किया है परिवर्तन सूत्र में। तो इसका मतलब है a की जगह पर कितना हो गया, कार्य का बीमीय सूत्र से प्राप्त हो गया हमको a इक्वल टू 1, m का घात a केवल m है, इसका मतलब 1 साइलेंट है, l का घात b है तो b इक्वल टू 2 हो गया, एवं t का घात c है तो c इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। अब परिवर्तन सूत्र के रूप में हम लिखते हैं, एसआई पत्ती में दिया हुआ है N1 1 है, जूल उसका मात्रक का संख्यात्मक मान है, तो इसलिए परिवर्तन सूत्र हो गया N2 कार्य के लिए, N2 इक्वल टू N1 अंडर ब्रैकेट m1 बाई m2, a पावर a इक्वल टू 1 है, L1 बाई L2, L1 अपॉन L2, पावर b है, b इक्वल टू 2 है, T1 बाई T2 पावर -2, a की जगह 1 हो गया, b की जगह 2 हो गया, l का घात 2 है, समय का घात -2 है। अब इसको हम समीकरण a माने थे, इसको हम समीकरण b मान लेते हैं इस एग्जाम्पल के इस समीकरण को। अब यहाँ पर हमें प्राप्त करना है सीजीएस पत्ती में क्या होगा संख्यात्मक मान, N2 प्राप्त करना है। तो इधर एक साइड में हम एसआई पत्ती लिखें बाएं साइड में और एक लाइन खींच करके बीच में, और इधर हो गया दूसरी पत्ती कौन है, सीजीएस है, इसमें अर्ग कार्य का एसआई सीजीएस मात्रक अर्ग सीजीएस पत्ती में ही होता है, कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक अर्ग होता है। तो एक तरफ सीजीएस पत्ती दाईं ओर, एसआई पत्ती में दिया है N1 कितना है, 1 है, और जूल का संख्या वो हमको N1 संख्यात्मक मान को केवल बताता है, जूल तो उसका मात्रक है, ब्रैकेट में जूल लिख देते हैं, मतलब एसआई पत्ती को बतला रहा है उसका मात्रक, लेकिन मेन हमको N1 इक्वल टू 1 है संख्यात्मक मान। M1 द्रव्यमान, अब इसके लिए हम 1 ले लें, सपोज करें 1, और एसआई पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, 1 किलोग्राम, 1 किग्रा, हमें परिवर्तित किसमें करना है, ग्राम में, तो 1 किग्रा इक्विवेलेंट हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 जी, ग्राम का संकेत जी है, L1 कितना है 1 मीटर, और फिर हमको एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, तो सुविधा के लिए हमने सबका मान 1 ले लिया, सभी का समान लेना होगा 1 1 1, तो कैलकुलेशन आसान होगा 1 सपोज करने से, नहीं तो हम 2 किलोग्राम भी ले सकते थे, 2 मीटर भी ले सकते थे, समय को भी 2 सेकंड रखना होगा, लेकिन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए तीनों को प्रत्येक मान को 1 इकाई मानते हुए माना जा रहा है। L1 1 मीटर, लेकिन हमको सीजीएस में परिवर्तित करना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 cm हो गया, और T1 समय भी 1 लेना होगा, सभी का इकाई मान लिए हैं 1, लेकिन मात्रक अलग अलग है 1 सेकेंड, जिसका जो मात्रक है जिस पत्ती में वो उस मात्रक का यूज किया जाएगा, जिस भौतिक राशि का जो मात्रक है वह यूज किया जाएगा एसआई पत्ती में। अब सीजीएस पत्ती में देखा जाए, N2 तो हमें मालूम ही करना है, N2 क्या होगा मालूम करना है, M2 हम इधर भी 1 kg लिए हैं तो इधर भी 1 लेना होगा, लेकिन यहाँ यूनिट अलग है, 1 ग्राम हो गया। L2 1 इधर भी लेंगे, LHS में 1 मीटर लिया, यहाँ भी 1 लेना होगा, लेकिन यहाँ सीजीएस पत्ती में इसका संख्यात्मक मान मात्रक CM है, तो L2 इक्वल टू 1 CM, और फिर T2 हो गया कितना, T2 1 सेकेंड, T2 इक्वल टू LHS में 1 सेकेंड लिया गया, और सीजीएस में भी समय का मात्रक वही सेकेंड ही है, 1 सेकेंड। अब बी में, समीकरण बी में जो परिवर्तन सूत्र है कार्य के लिए, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर 1, L1 बाई L2 पावर 2, T1 बाई T2 पावर -2, इसमें रख दिया जाए समीकरण बी में सभी मानों को रखने पर। तो समीकरण बी से क्या हो जाएगा, समीकरण बी में सभी मान को हम रखेंगे, तो समीकरण बी से N2 इक्वल टू संख्यात्मक मान हमको सीजीएस पत्ती में कार्य का मालूम हो जाएगा, N2 इक्वल टू M1 बाई N1 1 हो गया, M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बटा M2 1 ग्राम, सीजीएस पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक 1 ग्राम, सभी को हमने इकाई माना है। L1 इक्वल टू 1 मीटर 100 cm, L2 इक्वल टू 1 cm, और समय का फिर 1 सेकेंड, T1 बाई T2 भी 1 सेकेंड पावर -2,
सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, केवल संख्यात्मक मान बचा। तो इंटू तो संख्यात्मक मान है ही, तो 1000 इक्वल टू 10⁻³ हो गया। ये 100 और L1/L2 का पावर 2 है काज का बीमीय सूत्र में, ml का पावर 2 t-2, तो 100 का पावर स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर का पावर स्क्वायर दैट इज 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब 1 का पावर -2, 1/1, 1 का पावर -2 तो 1 ही हो गया, इंटू 1 दैट इज 10⁻³ गुणे 10⁻4। पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकलित हो जाएगा। आधार समान है, 10 है, दोनों टर्म में आधार समान है, 10⁻³ और 10⁻4 में, तो आधार समान है तो बेस संकलित हो जाएगा, बेस ऐड हो जाएगा। तो 10⁻³ + 4 दैट इज 10⁻7, n2 इक्वल टू 10⁻7। और ये संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया किसका, कार्य का, इस पत्ती में, सीजेस पत्ती में, जो कि, और मात्रा क्या होगा सीजेस पत्ती में, कार्य का अर्घ, अर्थात 1 जूल कितने की क्यूब है, N1 था 1 जूल, N1 था 1 और मात्रक था जूल, जो कि कार्य को निरूपित करता है एसआई पत्ती में। और सीजीएस पत्ती में वैल्यू आ गया कितना, n2 इक्वल टू 10⁻7, अर्थात 1 जूल बराबर रिजल्ट क्या आया, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ। अर्घ में बदलना था, अर्घ मात्रक है कार्य का सीजीएस पत्ती में, इसलिए रिजल्ट हो गया 1 जूल। रिजल्ट को आप लोग नोट करें, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ, दिस इज द रिजल्ट। तो इस परिवर्तन सूत्र के हेल्प से हम किसी भी, कोई भी अगर मान दिया हुआ है किसी एक पत्ती में, किसी भौतिक राशि के मात्रक का संख्यात्मक मान, तो उसको हम दूसरी पत्ती में परिवर्तित कर सकते हैं इस परिवर्तन सूत्र का उपयोग कर। n2 इक्वल टू n1 इंटू m1/m2 का पावर a, L1/L2 का पावर b, t1 का पावर बाई t2 का पावर c। a b c श्रेष्ठ घात है द्रव्यमान लंबाई समय का, और इसकी जानकारी, इसका मान कैसे मालूम होगा, तो जिस समीकरण का, जिस भौतिक सूत्र को के संख्यात्मक मान को परिवर्तित करना होगा, उस भौतिक सूत्र का बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण प्राप्त हो जाने पर, बीमीय समीकरण लिखने पर हमें m का घात, l का घात, द्रव्यमान का घात, लंबाई का घात, समय का घात मालूम हो जाएगा। अब हम लोग बीमीय विश्लेषण का तीसरा एवं अंतिम अनुप्रयोग, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इसे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए एक बार पुनः बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। तो कोई दी गई राशि, भौतिक राशि, जिसका भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न करना है, डिराइव करना है, प्राप्त करना है, वह जिन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उससे संबंधित एक हम लोग सबसे पहले एक उस भौतिक राशि जिसका कि भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न करना है या अन्य भौतिक राशियों के साथ संबंध मालूम करना है, प्राप्त करना है, तो वह दी गई भौतिक राशि जिन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उससे संबंधित एक सबसे पहले एक समीकरण प्राप्त कर, तथा पुनः उस समीकरण के दोनों ओर की राशियों की बीमाएँ बीमीय सूत्र लिखकर अर्थात बीमीय समघातता सिद्धांत, बीमीय सूत्र लिख करके, तथा फिर उसके दोनों पक्षों में समान मूल राशियों के घातों को बराबर कर, अर्थात बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग कर हम उस भौतिक राशि से संबंधित भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न, डिराइव कर सकते हैं या विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा। तो बीमीय विधि का उपयोग, बीमीय विश्लेषण का उपयोग कभी कभी भौतिक सूत्रों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए या भौतिक सूत्रों को व्युत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, सबसे पहले तो जो दी गई भौतिक राशि है वह जिन अन्य राशियों पर निर्भर करती है, उसके लिए एक समीकरण प्राप्त करना होगा, उसके लिए एक समीकरण प्राप्त किया जाता है, तथा पुनः बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग कर हम उस भौतिक राशि से संबंधित भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र T इक्वल टू सरल दोलक या सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L/G
बीमीय विश्लेषण द्वारा व्युत्पन्न करना, बीमीय विश्लेषण द्वारा या बीमीय विधि द्वारा, बीमीय विश्लेषण द्वारा व्युत्पन्न करना, डिराइव करना। T = 2π√L/g। सरल दोलक क्या है? सरल दोलक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक भारी कण को, जिसे गोलक कहा जाता है, उसको एक भारहीन, लगभग उसका भार इतना कम होगा, धागा इतना पतला होगा, इतना हल्का होगा कि उसके भार को हम नगण्य मानेंगे, एक भारहीन तथा पूर्णतः लचीला, पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा एक अवितान्य धागे से लटकाकर, अवितान्य का मतलब जिस धागे से भार को लटकाने पर, द्रव्यमान को लटकाने पर, गोलक को लटकाने पर उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो, इनएक्सटेंसिबल, अवितान्य धागे से लटका करके, और उसे दोलन कराया जाता है। उसको विराम की स्थिति से, गोलक को विराम की स्थिति से एक ओर ले जाकर छोड़ देंगे तो वह, इस व्यवस्था को सरल दोलक कहा जाता है। और वह गोलक अपनी माध्य स्थिति के गिर्द एक सरल रेखा पर, लगभग एक सरल रेखा पर दोलन करेगा। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो उसका पथ थोड़ा सा वृत्ताकार हो सकता है, वृत्तीय चाप के रूप में हो सकता है, लेकिन कम आयाम के लिए सामान्यतः 10 डिग्री के अंदर, ऐसे तो सैद्धांतिक रूप से 4 डिग्री ही आयाम को रखना चाहिए, कोणीय आयाम को। तो उसके लिए सरल दोलक की गति लगभग, सरल दोलक की गति सरल रेखीय होगी 4 डिग्री आयाम के लिए। तो सरल दोलक का आवर्तकाल को निर्भर कर सकता है उसके, अगर यह मालूम है कि सरल दोलक का आवर्तकाल का सूत्र मालूम है तो किन किन चीज़ों पर निर्भर कर सकता है? तो निर्भर कर सकता है सरल दोलक का आवर्तकाल उस सरल दोलक की सार्थक लंबाई, जो कि धागे की लंबाई होती है, धागे की लंबाई से थोड़ा ज़्यादा, धागे की लंबाई से गुरुत्व केंद्र, गोलक के, गोली के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी सार्थक लंबाई कहलाती है। तो एल पर निर्भर कर सकता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर सकता है, सूत्र को देखने से साफ है एल और जी पर निर्भर कर सकता है। एम पर निर्भर, इस सूत्र में एम नहीं है तो एम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह मानकर चला जाए कि सदगोली में चूंकि द्रव्यमान होता है, धागा तो भारहीन होता है लेकिन गोली में द्रव्यमान होता है, तो यह मानकर चला जाए कि द्रव्यमान पर निर्भर कर सकता है। बाद में नहीं करेगा निर्भर तो उसका घात शून्य आ जाएगा। तो अब इस स्थिति में सरल दोलक के आवर्तकाल टी की निर्भरता अन्य राशियों पर हो सकती है, अन्य चीज़ों पर, वह द्रव्यमान लंबाई पर हो सकती है, गुरुत्वीय त्वरण पर हो सकती है, द्रव्यमान पर हो सकती है। तो आवर्तकाल निर्भर कर सकता है किस पर? तीनों के गुणनफल पर निर्भर कर सकता है। मतलब एल का घात ए लिया जाए, गुरुत्वीय लंबाई जो सरल दोलक की सार्थक लंबाई है, गुरुत्वीय त्वरण का घात बी है, और द्रव्यमान पर भी अगर निर्भर कर सकता है, क्योंकि गोली में तो द्रव्यमान होता है, अगर कर सकता है, हालांकि सूत्र देखने से वास्तव में करता नहीं है, लेकिन शुरू में हम मान कर चलें, अगर सूत्र हमको नहीं दिया रहता 2π√L/g, तब कैसे संबंध हम आवर्तकाल का मालूम करते? तब तो हमको एम मान कर चलना होता, बाद में उसका घात शून्य आएगा तो अपना ही टर्म वह नहीं रहेगा उससे व्यंजक में। तो एल का टी सरल दोलक का आवर्तकाल निर्भर कर सकता है, लंबाई अन्य राशियों पर निर्भर कर सकता है, वह लंबाई हो सकता है, गुरुत्वीय त्वरण हो सकता है, तथा सरल दोलक के लोलक या गोली का द्रव्यमान या दोलक का द्रव्यमान पर, तो उसके लिए घात सी ले लेते हैं, स्वेच्छ घात एल, ए, बी तथा सी है। तो टी को हम सरल दोलक आवर्तकाल का संकेत टी है, तो इसको तीनों राशियों, तीन अन्य राशियों, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में हमने लिखा। टी वेरीजेज एल का पावर ए, जी का पावर बी, जी गुरुत्वीय त्वरण है, तथा एम सरल दोलक के गोलक या गोली का द्रव्यमान है, एम का पावर सी। चूँकि बीमीय विधि है तो इसलिए बीमा का अर्थ ही होता है घात, बीमा का अर्थ ही होता है मूल राशियों का घात। तो घात हमको लेना होगा जब भी बीमीय विश्लेषण के द्वारा बीमीय विधि से हमको व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो इसलिए टी वेरीजेज एल का पावर ए, जी का पावर बी, एम का पावर सी। और इसे समीकरण के रूप में लिखने के लिए अब तो हमने शुरू में ही कहा कि जिस भौतिक राशि का सूत्र मालूम करना होता है, सूत्र को व्युत्पन्न करना होता है, वह जिन अन्य राशियों पर निर्भर कर सकती है, उसके संबंधित एक समीकरण प्राप्त करना होगा। तो एक समीकरण प्राप्त होगा हमको कैसे? जब समानुपाती चिन्ह को हटाकर एक समानुपाती नियतांक रखा जाए, यहाँ के लिया जाए, के एल का पावर ए, जी का पावर बी, एम का पावर सी, एंड यह समीकरण हमें मिल गया सरल दोलक का आवर्तकाल से संबंधित। टी क्या है? सरल दोलक का आवर्तकाल है, सरल दोलक का आवर्तकाल से संबंधित समीकरण मिला। अब हम दोनों पक्षों में के राशियों का बीमीय सूत्र लिखेंगे। बाएं पक्ष का भी, बायां पक्ष में है, वाम पक्ष का आवर्तकाल टी है, तो टी का तो टी हो जाएगा m0l0t हो जाएगा, केवल टी अंडर ब्रैकेट टी और m0l0t। क्योंकि राइट हैंड साइड में भी एम का टर्म है तो उसको इक्वेट करना होगा, एल का भी टर्म है, और गुरुत्वीय त्वरण में तो LT-2 आएगा। तो इसलिए हम बाएं पक्ष को भी द्रव्यमान, लंबाई तथा समय तीनों के घात के रूप में व्यक्त करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सरल दोलक आवर्तकाल टी से संबंधित समीकरण मालूम हो गया।
हमें प्राप्त हुआ टी इजकल टू के एल का पावर ए जी का पावर बी एम का पावर सी, जहाँ की क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। एक समानुपाती नियतांक दे करके हम इसको टी वेरीज एज एल का पावर ए, टी समानुपाती एल का पावर ए जी का पावर बी एम का पावर सी को हम समीकरण के रूप में इसको हमने व्यक्त किया। समानुपाती चिन्ह को रख करके इसको समानुपाती चिन्ह को के जगह पर बराबर चिन्ह का उपयोग किया। उसके लिए एक समानुपाती नियतांक का उपयोग किया जाता है, यहाँ की एक समानुपाती नियतांक है कि एक समानुपाती नियतांक है। अब समीकरण 1 के दोनों की राशियों का बीमाएँ लिखिए, बीमीय सूत्र लिखिए। समीकरण 1 के भी चूंकि बीमीय समघाता सिद्धांत का उपयोग करना है, एक काम तो हमने कर लिया है कि सरल दोलक का आवर्तकाल जिन अन्य राशियों पर निर्भर करता है उससे संबंधित एक समीकरण प्राप्त कर लिया गया। अब इसमें हमको बीमीय समघाता सिद्धांत का उपयोग करना है, तो इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में उपस्थित भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखना होगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों मतलब बायां पक्ष एवं दायां पक्ष, वाम पक्ष एवं दायां पक्ष, दोनों पक्षों LHS एवं RHS दोनों पक्षों की बीमाएँ लेने पर, का बीमीय सूत्र लिखने पर, का बीमीय सूत्र या बीमाएँ लेने पर, बीमीय सूत्र लिखने पर या बीमाएँ लेने पर। अब टी है, टी का तो कैपिटल अंडर ब्रैकेट टी हो जाएगा बीमीय संकेत, लेकिन द्रव्यमान तथा लंबाई के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो बाएं पक्ष में तो LHS में, वाम पक्ष में लंबाई तथा द्रव्यमान है नहीं, तो m का पावर 0 l का पावर 0 और t केवल t है तो t का पावर 1 समझा जाएगा। तो t का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 समझा जाएगा। k नियतांक की तो बीमा होती नहीं है, ये तो बीमीय विश्लेषण का एक दोष है, सीमा है, तो k को छोड़ देंगे। k का तो बीमा होगा नहीं, बीमाहीन है। l का होगा, l का कैपिटल स्मॉल l का कैपिटल l हो जाएगा बीमीय संकेत, और पावर a हो गया। g गुरुत्वीय त्वरण का LT-2 पावर b है तो l का पावर 2 हो जाएगा, t का पावर -2, l का पावर ये जी गुरुत्वीय त्वरण का LT-2 तो l का पावर हो जाएगा, पावर b है तो l का पावर b और t का पावर -2b। LT-2 गुरुत्वीय त्वरण का वही बीमीय सूत्र होगा जो कि रेखीय त्वरण का होता है, LT-2 तो LT-2 पावर b है तो l का पावर b और t का पावर -2 है तो -2b। और फिर m का द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल M, और घात कितना है, c है। और m0 बाएं पक्ष में तो m0 l0 आवर्तकाल का बीमीय सूत्र t का पावर 1 दैट इज t। अब इसमें तीनों मतलब 3 अलग अलग ब्रैकेट में है, तीनों राशियां थी, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान, उसके बीमीय संकेत को लिखा गया, बीमीय सूत्र को लिखा गया। अब तीनों ब्रैकेट में उपस्थित मूल राशियों को एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, पावर को जोड़ करके, पावर को ऐड करके, तो m का केवल एक ही टर्म है तो m का पावर c हो गया। l का पावर यहाँ a है, l का पावर a गुना l का पावर b तो l a प्लस b हो जाएगा। t का पावर यहाँ पर -2b है, इस टर्म में केवल सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है और कहीं नहीं है, तो t का पावर -2b हो गया और यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर बीमीय समघाता सिद्धांत का उपयोग आ गया दोनों पक्षों में। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में द्रव्यमान तथा लंबाई तथा समय, दोनों पक्षों में द्रव्यमान समान राशियों अर्थात द्रव्यमान का घात दाएं पक्ष में द्रव्यमान का घात बाएं पक्ष में द्रव्यमान के घात के बराबर होगा। दाएं पक्ष में लंबाई का घात समीकरण 2 में वाम पक्ष में लंबाई के घात के बराबर होगा जो कि 0 है, और दाएं पक्ष में समय का घात बाएं पक्ष में, इस समीकरण के बाएं पक्ष में समय के घात के बराबर होगा। तो t का पावर घात 1, केवल t है, इसका मतलब 1 है पावर। तो अब बीमीय समघाता सिद्धांत का उपयोग करने पर या समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में m द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के घातों की तुलना करने पर, घातों को बराबर करने पर, जिसे बीमीय समघाता सिद्धांत कहा जाता है। तो बीमीय समघाता सिद्धांत से पहला अनुप्रयोग में भी हमने यूज किया था बीमीय समघाता का सिद्धांत का उपयोग भौतिक सूत्रों के सत्यता की जांच करने में। तो बीमीय समघातता सिद्धांत से, बीमीय समघातता सिद्धांत का उपयोग किया जाए। क्या हो गया, दाएं पक्ष में m का घात c है, बाएं पक्ष में m का घात कितना है, समान राशि, समान मूल राशि के घात ही बराबर करना होगा। तो m का घात दाएं पक्ष में c है, बाएं पक्ष में 0 है, तो c बराबर 0। ये समीकरण 3 हो गया। l का घात कितना है, दाएं पक्ष में a प्लस b है, बाएं पक्ष में कितना है, 0 है। इक्वेशन समीकरण 4 हो गया, समीकरण 4। और फिर t का घात 1 है और बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में t का घात कितना है, -2b है, तो -2b इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू t का घात -2b है, -2b इक्वल टू 1।
और इसे मान लिया जाए समीकरण 5। एक सी का मान 0 आ गया और इससे 5 से बी का मान आ गया, इसलिए b इक्वल टू -2 b इक्वल टू 1, दैट इज b इक्वल टू -12। अब c का मान तो 0 आ गया, तो m का घात तो ऐसे ही 0 हो गया। m का घात 0 मतलब m पर समीकरण की निर्भरता समाप्त हो गई आवर्तकाल का। सरल के आवर्तकाल का निर्भरता द्रव्यमान पर गोली या गोलक के द्रव्यमान या दोलक के द्रव्यमान पर, पेंडुलम के द्रव्यमान पर क्या हो गई, c इक्वल टू 0 होने से निर्भरता समाप्त हो गई। और अब b का मान -12 आया है, तो इसको रख दिया जाए 4 में। 4 में रखने पर क्या होगा, 4 में रखने पर a + b = 0, तो a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 4 में रख दिया जाए b इक्वल टू -12, तो समीकरण 4 से a + b है, a + b = -12 इक्वल टू 0, और a + -12 + माइनस a -12 इक्वल टू 0, a - 1/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 1/2। a का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया कितना, b का मान आया 1/2 -1/2, और c का मान आ गया 0। इन तीनों मानों को रख दीजिए जो समीकरण हमने प्राप्त किया था सरल दोलक आवर्तकाल का, t = k, l का पावर a, g का पावर b, m का पावर c में। a का मान ½ b का मान -½ तथा c का मान जो कि द्रव्यमान का घात है, और c का मान 0। तो समीकरण 1 में a, b तथा c के मानों को रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1 में a, b तथा c के मान, समीकरण 1 में a, b तथा c के मानों को रखने पर t = k, l का पावर a का मान 1/2, 1/2 का मतलब रूट, स्क्वायर रूट, g, उसके बाद है g गुरुत्वीय त्वरण, उसका घात है कितना, -½ आया, और फिर m है, m का घात 0 आ गया, और t = k, l का पावर ½ इंटू g का पावर -½ नीचे जाके +½ हो जाएगा, और m का घात m का घात c माना गया था, तो c = 0 आ गया, तो m का पावर 0 = 1। तो m पर निर्भरता ही समीकरण का समाप्त हो गई, केवल आवर्तकाल निर्भर कर रहा है अब किस पर, लंबाई पर, l पर, सार्थक सरल दोलक की सार्थक लंबाई या प्रभावी लंबाई पर, और g गुरुत्वीय त्वरण पर। तो हमारा सूत्र आ गया k, t = k, l का पावर ½ और g का पावर -½ तो नीचे ले गए इसको हर में, डिनोमिनेटर में, तो g का पावर +½ हो गया। अब होल माने l का पावर ½ अपॉन g का पावर ½ तो ऊपर नीचे दोनों में पावर ½ है, तो रूट कर दिया जाए, तो k √L/g, और k का वैल्यू प्रयोग से 2π, तो 2π √L/g। इस प्रकार यह t = k का वैल्यू 2π प्रयोग से, तो k का वैल्यू 2π रखा गया इंटू √L/g, l का पावर ½ बटा g का पावर ½ और 1/2 पावर को क्या 1/2 पावर क्या होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर रूट कर दिए √L/g, तो k = 2π √L/g। और यही सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, जिसे हमने बीमीय विश्लेषण का उपयोग कर प्राप्त कर दिया। इसी ढंग से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। समरूप वृत्तीय गति में गतिशील पिंड पर क्रियाशील अभिकेंद्र बल का व्यंजक प्राप्त करना, बीमीय विधि से उसे बीमीय विश्लेषण के द्वारा उस सूत्र को प्राप्त करना, उस सूत्र को डिराइव किया जा सकता है, F = mv²/r। तनी डोरी में अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति का सूत्र n = k/l √T/m भी बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा, बीमीय विधि का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो बहुत सारे सूत्रों को हम श्यान माध्यम में किसी गिरते हुए गोली, धातु की गोली पर क्रियाशील श्यान बल का सूत्र व्यंजक, या श्यान माध्यम में हवा में गिरने वाली जल की बूंदों, जल की गोलाकार बूंदों के चरम वेग का व्यंजक के लिए, चरम वेग से गतिशील जल की बूंद पर क्रियाशील श्यान बल का व्यंजक का सूत्र, स्टोक का सूत्र जिसे कहा जाता है, F = k ηRV भी F = k ηRV को भी बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने बीमीय विश्लेषण तथा बीमीय विश्लेषण के 3 अनुप्रयोगों को उदाहरण सहित डिस्कस किया, और इसी के साथ यह चैप्टर 2 का मात्रक एवं मापन हिंदी माध्यम में यह NCERT सिलेबस का अंतिम टॉपिक था। तो इस प्रकार यह चैप्टर का अंतिम टॉपिक माने यह चैप्टर समाप्त होता है, और बीमीय विश्लेषण पर आधारित के अनुप्रयोग पर आधारित NCERT टेक्स्ट बुक में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मैंने इंग्लिश मीडियम के अंग्रेजी माध्यम के वीडियोज में बहुत पहले ही बनाकर उसे बना दिया है, उसे आप लोग देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अन्यथा हिंदी माध्यम में भी उस वीडियो को समय मिलने पर मैं बाद में उसे कभी उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब
हम लोग अगले चैप्टर में सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।